हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद संदीप सर या अपने चैनल स्टडी विद संदीप। देखिए, अपना जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है रिवाइज इन 40 मिनट्स, यानी लगभग 40 एक मिनट की अपने क्लास बनाएंगे जिसमें किसी एक टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीटली रिवाइज। इसके लिए मैंने ये पेपर भी पढ़ाया है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये, और सिलेबस में देखा जाए तो वैसे लास्ट पार्ट है। कौन सा है? त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके लिए मैंने पेपर बना दिए और कई बच्चों के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर ये पेपर की पीडीएफ नहीं मिल रही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मेरे को पता ही नहीं है कि ये पीडीएफ कैसे डाली जाती है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि वीडियो के साथ पीडीएफ कैसे डाली जाएगी। आज कोशिश करता हूँ, अगर आज आ गया समझ में तो ठीक है, वरना क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करूँगा, मैं फोटो खींच इसकी भेज दूंगा। या जिनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे को व्हाट्सअप से ये पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों को तो भेज दी है जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। व्हाट्सअप नंबर जिनको नहीं पता लिख देता हूँ, 9829114021। केवल व्हाट्सएप है ये, तो इस व्हाट्सएप पे आप मेरे को भेज दो मैसेज, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। और अगर दिमाग में या जैसे भी अगर किसी को पता हो, किसी बच्चे को, कि इसको कैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाता है, तो आप मेरे को बता देना सिस्टम, वैसे मैं डाल दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ, सीख जाएंगे जल्दी, इसको भी डाल दें साथ में, ठीक है ना। पीछे वाले की मैंने पीडीएफ डाली नहीं है क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आएगी कैसे डालते हैं, ठीक है। चलो जी, अब अपन करते हैं आज का टॉपिक, त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। आज मैंने थोड़ी सी आपके लिए मेहनत की है कि आपको थोड़ा सा ये भी करना है, ये आपको पता है क्या कुछ है, सब जानते हो आप अच्छी तरह, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जहां भी आप वीडियो देखो वहां ये नीचे वाला साइन ब्लू हो जाना चाहिए। ये तो करना ही करना है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन है, इसको तो आपको फॉलो करना ही करना है। चलो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। चैप्टर छोटा है, चैप्टर छोटा है, लेकिन छोटे चैप्टर में खूब सारे खोटे खोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटा है लेकिन खोटा है, वही बात है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो तुम्हें गड़बड़ करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन बन चुके हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 15 क्वेश्चंस। तो कोशिश करते हैं एक वीडियो, एक नहीं तो 2 में, क्योंकि कंसेप्ट की बात आती है। ये चैप्टर ज्यादा डिटेल में नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन क्या है, कंसेप्ट है। और कंसेप्ट में क्या करता है, समझाने में टाइम लगता है। तो कोशिश करेंगे एक, और एक नहीं तो आपको पता है दो, दो के अंदर तो अपन स्टीरियो को क्या कर देंगे, ढाई लेंगे, ठीक है ना। चलो जी, आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियो। सबसे पहला क्वेश्चन, त्रिविम समावयवता किसे कहते हैं? त्रिविम समावयवता, इसको हटा देता हूं। त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी को करते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिविम समावयवता किसे कहते हैं, ये अपना पहला प्रश्न है। त्रिविम समावयवता किसे कहते हैं? देखिए, त्रिविम समावयवता समावयवता का एक प्रकार है। त्रिविम समावयवता क्या है? समावयवता का एक प्रकार है। यदि अपन समावयवता की बात करें तो क्या होता है, समावयवता की परिभाषा हमेशा समावयी के आधार पर दी जाती है। ध्यान रखना, तुम्हें भी पेपर में अगर परिभाषा देनी पड़े ना, तो कभी समावयवता की परिभाषा लेके मत बैठ जाना। तुम क्या करना, उसके समावयी की परिभाषा देना, और समावयी की परिभाषा को क्या कर देना, समावयवता में चेंज कर देना। जैसे सामान्य बात करते हैं, वे यौगिक जिनके क्या हो, वे यौगिक जिनके क्या हो, अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, परंतु गुण धर्म भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयी। और ये गुण क्या कहलाता है, समावयवता। क्या कहलाता है, समावयवता। तो यही हमें क्या करना है, अगर त्रिविम समावयवता को समझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिविम समावयी की परिभाषा देनी पड़ेगी। त्रिविम समावयवता को समझाने के लिए हम किसकी परिभाषा देंगे, त्रिविम समावयी की, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, इसको समझेंगे और समझने के बाद परिभाषा बनाएंगे। क्या है बेटा, देखिए, आज मैं इस पार्ट को नहीं मिटाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको बार बार याद रहे कि तुम्हें क्या 3 काम करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 काम करने, ठीक है ना। देखो जी, त्रिविम समावयी क्या है, हमने एक यौगिक लिया ए, क्या ले लिया ए। हम क्या करेंगे, इस यौगिक का एक तो देखेंगे अणुसूत्र, क्या देखेंगे, अणुसूत्र। दूसरा इसकी देखेंगे संरचना सूत्र, क्या देखेंगे, संरचना सूत्र। और फिर तीसरा देखेंगे इसका त्रिविम में अभिविन्यास। कहां, आकाश में, आकाश में, अंतरिक्ष में, स्पेस में इसका क्या देखेंगे, अभिविन्यास देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, अभिविन्यास। तो क्या कहता है कि जिनके अणुसूत्र समान
परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, वो तो होते हैं संरचनात्मक समावी, और जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही समान, परंतु जिनका त्रिविम में विन्यास क्या हो भिन्न भिन्न, वो एक दूसरे के क्या होते हैं त्रिविम समावी। और ये गुण क्या कहलाता है त्रिविम समावयवता। तो देखा जाए तो डेफिनेशन आ चुकी है दोनों की। हम इसको क्या करते हैं डिटेल में लेके पूरी समावयवता को ही पढ़ लेते हैं। समावयवता, सीधे सीधे समावयवता को दो भागों में बांट दिया। सीधे सीधे समावयवता को कितने भागों में बांट दिया दो भागों में। पहली समावयवता क्या नाम है रे संरचनात्मक। देखो जिस चीज में अंतर आता है वो ही नाम पड़ जाता है। और दूसरे का क्या हो गया त्रिविम। अणु सूत्र समान संरचना सूत्र भिन्न, तो संरचनात्मक समावी और गुण संरचनात्मक समावयवता। अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान, लेकिन त्रिविम में क्या हो गया विन्यास भिन्न भिन्न, तो ये क्या होगी त्रिविम में समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता के आगे कई प्रकार है जो आपके पढ़े हुए अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये वो नॉर्मली पढ़ते हैं आप ऑर्गेनिक में, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, मध्यवयता, चलावयता, ठीक है ना। इनके अलावा क्रियात्मक समूह समावयवता, और एक जो होती है ना वो होती है वलय श्रृंखला समावयवता। तो 6 प्रकार होते हैं, क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं त्रिविम समावयवता की। देखिए त्रिविम जो समावयवता होती है उसको आगे सीधे सीधे दो भागों में बांटा गया है। देखो जी एक नाम तो तुम याद कर ही लेना, वो कभी तो हम उसको इंपॉर्टेंट बोलते थे लेकिन अब की बार हटा दिया है, इसलिए उसको तो अपन छोड़ेंगे। वो इसका एक रूप कौन सा है सरूपण समावयवता। त्रिविम समावयवता का एक रूप कौन सा है सरूपण समावयवता, और दूसरा होता है विन्यासी समावयवता। कौन सा होता है बेटा विन्यासी समावयवता। क्योंकि परिभाषा में क्या पढ़ा था वे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान, परंतु त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न हो। त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के क्या होते हैं विन्यासी समावी। तो ऐसे समावी जिनका विन्यास क्या हो भिन्न भिन्न हो उन्हें क्या कहते हैं विन्यासी समावी। और विन्यासी समावी जिन यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है वो एक दूसरे के विन्यासी समावी कहलाएंगे, और ये गुण क्या कहलाता है विन्यासी समावयवता। अब विन्यासी समावयवता दो प्रकार की है, और ध्यान रखना दोनों की दोनों सिलेबस में है। पहली है ज्यामिति समावयवता और दूसरी है प्रकाशीय समावयवता। ये दोनों ही विन्यासी समावयवता अपने सिलेबस में है। ध्यान रखना पहले जब हम पढ़ते थे तब ये शब्द काम में नहीं आता था, हम त्रिविम समावयवता के दो रूप पढ़ते थे यही। क्योंकि ये जो सरूपण समावयवता है, ये जो सरूपण समावयवता है ये वास्तव में क्या होती है एक छद्म समावयवता होती है। कैसी होती है बेटा छद्म समावयवता, क्योंकि ये वास्तविक समावयवता नहीं होती, इसलिए पहले नहीं माना जाता था। अब बुक ने स्टार्ट कर दिया तो पढ़ना पड़ेगा। ये एक छद्म समावयवता है, इसे झूठी समावयवता भी कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि चल झूठी, ये चल झूठी वही है, ठीक है ना। तो छद्म समावयवता या सरूपण समावयवता कैसी थी झूठी समावयवता। तो हमने तो ये पढ़ा था कि त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है ज्यामितीय और प्रकाशीय। लेकिन वास्तव में ये ज्यामितीय और प्रकाशीय कौन सी समावयवता होती है विन्यासी। कौन सी होती है विन्यासी। और त्रिविम के दो रूप हो गए कौन से विन्यासी और सरूपण। अब सरूपण आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है एल्केनो में, ये गर्षित रूप, सांत्रित रूप, गोश रूप, कुर्सी रूप, नौका रूप, ये क्या होते हैं सरूपण समावी, ठीक है ना। तो ये अपने सिलेबस में हटा दिया गया पार्ट, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो अब अपने पास त्रिविम समावयवता कितनी प्रकार की बची दो प्रकार की। त्रिविम समावयवता का कौन सा प्रकार पढ़ते हैं विन्यासी, और विन्यासी कौन सी होगी दो ज्यामितीय और प्रकाशीय। तो बताओ जी त्रिविम समावयवता सुन में आई क्या परिभाषा दोबारा सुन लो। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो समान, परंतु जिनका त्रिविम में विन्यास क्या हो भिन्न भिन्न, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं त्रिविम समावी। और ये गुण क्या कहलाता है त्रिविम समावयवता। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। वीडियो ठीक चल रहा है, लगभग 10 मिनट हो गई है। हाँ जी हाँ, तो देखो क्या हो गया त्रिविम समावयवता समझ में आई। त्रिविम समावयवता के दो प्रकार विन्यासी और सरूपण। सरूपण को छोड़ देना। विन्यासी के दो प्रकार ज्यामितीय और प्रकाशीय नहीं छोड़ना, इनको पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। चलो जी अपना पहला प्रश्न क्लियर हुआ।
पहले प्रश्न में हमने त्रिविम समावयवता के साथ साथ अपन ने पूरी समावयवता को ही पढ़ लिया। त्रिविम समावयवता जो होती है वो समावयवता का एक प्रकार है। त्रिविम समावयवता आगे दो भागों में बांटी गई है, विन्यासी और सरूपण। सरूपण को हटा दिया गया, विन्यासी बची है। विन्यासी के दो प्रकार है, ज्यामिति और प्रकाशीय। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ज्यामिति समावयवता को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में चलता ही यही है। 40% काम इसी का है और बाकी का 60% किसका है, प्रकाशीय का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसने किसको पूछा है, ज्यामिति समावयवता को समझाइए। ज्यामिति समावयवता को समझाइए। देखो जी, ज्यामिति समावयवता को समझाने के लिए हमें ज्यामिति समावयी की परिभाषा देनी पड़ेगी और ज्यामिति समावयी से क्या बन जाएगा, ज्यामिति समावयवता। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझना, ज्यामिति समावयवता हम तभी समझा सकते हैं जब हमें एक चीज के बारे में पता हो। इस चीज को अपने काम में लेते हैं, एक शब्द आता है प्रतिबंधित घूर्णन। अगर ये तुम्हें आता है तो तुम्हें ज्यामिति समावयवता आती है। यदि कहीं मुक्त घूर्णन हो रहा है, यदि कहीं मुक्त घूर्णन हो रहा है तो वहां ज्यामिति समावयवता नहीं पाई जाती। और यदि कहीं घूर्णन रुक जाए, घूर्णन प्रतिबंधित हो जाए, घूर्णन को रोक दिया जाए तो वहां कौन सी समावयवता दर्शाई जाती है, ज्यामिति समावयवता। +1 का टॉपिक है, थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब क्या होता है। हमने दो परमाणु लिए ए और बी और ये एकल बंध से जुड़े हुए हैं। अब एकल बंध जो होता है ना, उसमें पाया जाता है मुक्त घूर्णन। अब बी घूमना चाहे तो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता। जैसे तुम्हारा बुक कहती है कि हमने एक गत्ता लिया, हमने दूसरा गत्ता लिया और इनको एक कील से जोड़ दिया। अब आप जोर लगा के घुमाओगे तो कभी ना कभी ये घूम जाएगा। बिना कील हटाए तुम इसे घुमा सकते हो, इसका रूप बराबर हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, हम घुमा सकते हैं। लेकिन इन्हीं दो गत्तों के बीच में या लकड़ियों के बीच में हमने एक की जगह दो कील लगा दी, तो अब बताओ क्या हम मुक्त रूप से घुमा सकते हैं क्या। यहां क्या पाया जाता था, मुक्त घूर्णन। लेकिन ये जो मुक्त घूर्णन है ये यहां रुक गया तो नहीं रुक गया, प्रतिबंधित हो गया। क्या हो गया, प्रतिबंधित। और इस मुक्त घूर्णन के प्रतिबंधित होने के कारण ही जो समावयवता पैदा होती है वो क्या कहलाती है, ज्यामिति समावयवता। ठीक है ना। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से समझाता हूं, फिर तुम देखना क्या पता मजा आए समझने में। तो इनमें से कोई काम जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, एक लकड़ी ली और हमने एक लकड़ी और ले ली। ये लकड़ी ऐसी है, दोनों ही लकड़ियां ऊपर जो है ना वो है ग्रीन पार्ट दोनों के, और नीचे का जो पार्ट है वो है ब्लू। कैसा है, ब्लू। और हमने इनको जोड़ रखा है किससे, एकल बंध से, एकल बंध से। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, कोशिश की, कैसे न कैसे कोशिश करके मैंने इसको घुमाने की कोशिश की, जोर लगाया, मजबूत था तो भी कोई बात नहीं, इसके बराबर जोर लगा दो, कभी ना कभी घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो घूमने के बाद हमें क्या संरचना मिली, ये वाली संरचना मिली। देखना पहले फिर बताना कि पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। अब बताओ जी, मैं कहता हूं कि एक रूप ये है और एक रूप ये है। हमने क्या किया, एकल बंध था और एकल बंध में मुक्त घूर्णन होता है, तो इसी को घुमा के इसमें चेंज कर सकते हैं ना। मतलब ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ये कभी इसमें बदलता है कभी इसमें बदलता है। ये वाली चीज आगे जाके स्वरूपण समावयवता बनाती है। क्या बनाती है, स्वरूपण समावयवता, जिसको अपन छद्म समावयवता बना के छोड़ दी है। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा कुछ और काम करते हैं, सेम यही लेते हैं।
सेम ऐसे ही तो मैं बॉक्स बनाता हूं। लगता है कि कुछ बच्चों को समझ में आ चुका है कि क्या बनने वाला है। अब देखो जी, अब देखो जैसे इसको बनाया था ऐसे इसको बना लिया। अब देखो जी, ये वाला इसमें परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, मुक्त गुणन करेंगे, परिवर्तित हो गया। लेकिन जब हम चाहें कि ये वाला इसमें परिवर्तित हो तो नहीं होगा भी। क्यों? क्योंकि बीच में दो बंद आ गए, दो बंद आ गए तो ये कभी घूम के इसमें परिवर्तित हो नहीं सकता। अब ये यौगिक और ये यौगिक, इसका मतलब ये वाला यौगिक इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर ये बना है तो ये यौगिक दोनों सेम थे, लेकिन ये दोनों यौगिक सेम नहीं है। इसको हम इसमें तभी परिवर्तित कर सकते हैं जब पहले क्या करें, बंधों को तोड़ें। पहले तो बंध टूटेंगे, उसके बाद फिर घुमाएंगे, फिर क्या होगा, नए बंध बनेंगे। क्या होंगे, नए बंध बनेंगे। उसके बाद ये यौगिक बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। तो यदि ये मैंने इसको ए माना तो ये भी ए ही था, लेकिन यदि मैंने इसको ए माना है तो नीचे वाला ए नहीं है, नीचे वाला क्या है, बी है। क्या है, बी है। तो अब बताओ जी, इन दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ त्रिविम में इनके विन्यास में तो अंतर है, त्रिविम में इनकी ज्यामिति में तो अंतर है, लेकिन दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग यौगिक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो कभी इसमें चेंज होता नहीं है। इसको इसमें बदलने के लिए पहले बंद तोड़ने पड़ेंगे, फिर नए बंद बनाने पड़ेंगे। अरे जहां बंद टूट जाते हैं, नए बंद बन जाते हैं, वहां नया यौगिक बनता है। क्या बनता है, नया यौगिक। यानी दोनों अलग अलग यौगिक है। ये दोनों क्या थे, सेम, इसलिए समावी नहीं थे। झूठी समावता जरूर दर्शाते हैं सरूपण, लेकिन ये दोनों यौगिक क्या है, अलग अलग, इसलिए एक दूसरे की क्या हो गए, समावी। और इस समाव्यता को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समाव्यता। किसके कारण हुई, इन दो बॉन्ड के कारण। और इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन। क्योंकि यदि इसमें घूर्णन का प्रतिबंधन नहीं होता तो ये वाला इसमें चेंज हो जाता, ये कभी भी एक दूसरे के समावी नहीं होते। तो यहां से तुमने क्या सीखा कि जब किसी समावी का निर्माण किसके कारण हो जाए, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। किसके कारण, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ज्यामितीय समावी। और ये गुण क्या कहलाता है, ज्यामितीय समाव्यता। अब देखो जी, प्रतिबंधित घूर्णन जो होता है वो या तो द्विबंध के कारण आ सकता है या चक्रीय यौगिकों के कारण आ सकता है। तो ज्यामितीय समाव्यता मुख्य रूप से तीन यौगिक दर्शाते हैं। कौन से यौगिक, एल्कीन, इनमें क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन। दूसरे कौन दर्शाते हैं, ओक्जीन, इनमें भी क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन। और तीसरे कौन से दर्शाते हैं, चक्रीय यौगिक, जिन्हें हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या दर्शाते कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो मुख्य रूप से ज्यामितीय समाव्यता कितने प्रकार के यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है, तीन प्रकार के यौगिकों के द्वारा, एल्कीनों के द्वारा, ओक्जिमों के द्वारा और एलिसाइक्लिक यौगिकों के द्वारा। क्लियर है। अब देखो जी, मैं इनके कुछ एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में वो एग्जांपल बार बार तुम्हें परेशान करेंगे, तो उनको यही सीख लेना, ठीक है ना। वैसे तो ज्यामितीय समाव्यता अगर पूछता है तो इतना टॉपिक है, लेकिन अब ज्यामितीय समावियों के एग्जांपल भी देखेंगे अपन। तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि इधर भी कुछ है, देख लेना इसको, भूल मत जाना, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो ज्यामितीय समाव्यता सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एल्कीनों में। किसमें, एल्कीनों में। एल्कीनों में ज्यामितीय समाव्यता। देखो ये है सी, डबल बॉन्ड सी। अब क्या कहता है कि एल्कीनों में ज्यामितीय समाव्यता दर्शाने के लिए ये जो कार्बन और कार्बन है, ये कार्बन जो कार्बन है, इनमें क्या है, दो कंडीशंस का फॉलो करना है, दो कंडीशंस फॉलो करनी है। तुम ध्यान रखना, नंबर एक कार्बन के दोनों समूह समान
नहीं होने चाहिए, दोनों कार्बन का एक समूह समान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, मतलब एक ही कार्बन के जो दोनों समूह है वो दोनों समान नहीं होने चाहिए। अगर आपने यहां लगा दिया ए और ए, तो इधर कुछ भी हो ये ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाएगा। आपने लगा दिया ए और ए, ये ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाएगा। आपने लगा दिया बी और बी, ये ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाएगा। तो एक कार्बन के दोनों समूह समान नहीं होने चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ बी लगा दो, ये ए है तो यहाँ सी लगा दो। तो एक कार्बन के दोनों समूह समान नहीं होने चाहिए, और दोनों कार्बन का एक समूह, कम से कम एक समूह समान होना चाहिए। यानी अब ये सी, इसके साथ ए और बी था, इस सी के साथ तुम कुछ भी जोड़ो, लेकिन एक समूह क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा। यानी ये ए आ गया, यहाँ पे सी लगा दो, या ए और बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक समूह समान होना चाहिए। तो एल्किनो में ज्यामितीय समरूपता दर्शाने के लिए किन दो स्थितियों का पालन करना है, ढंग से देख लो। एल्किनो में ज्यामितीय समरूपता तभी दर्शाई जाएगी, ये एक लाइन याद रखना, एल्किनो में ज्यामितीय समरूपता तभी दर्शाई जाएगी जब कार्बन के, प्रत्येक कार्बन के दोनों समूह समान ना हो और दोनों कार्बन का कम से कम एक समूह समान हो। अगर ऐसी स्थिति है तो ज्यामितीय समरूपता दर्शाएगा, वरना नहीं दर्शाएगा। ठीक है ना। जैसे ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, ए और बी, दोनों में एक समूह समान है, लेकिन इसके दोनों समूह समान हो गए, इसलिए इसके कारण ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब ये देखो सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी और डी। अब देखो जी ए बी दोनों समूह अलग अलग है, सी डी दोनों समूह अलग अलग है, लेकिन दोनों में कोई एक समूह समान नहीं है, तो ये भी ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित नहीं करेगा। इनके लिए तो अब फिर भी ज्यामितीय समरूपता दर्शा दी गई है। आजकल ईजेड प्रकार की एक समरूपता आती है जो ज्यामितीय समरूपता दर्शाती है, लेकिन ये कभी ज्यामितीय समरूपता दर्शाते ही नहीं है। तो हमें दो कंडीशंस फॉलो करनी है। कौन सी? प्रत्येक कार्बन के दोनों समूह समान नहीं होने चाहिए और दोनों कार्बन का कम से कम एक समूह समान होना चाहिए, तभी क्या करते हैं, ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। 5-4 एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना। देखो जी, पहला एग्जांपल ब्यूट टू इन, ये ज्यामितीय समरूपता दर्शाती है, ब्यूट टू इन। ठीक है ना, ब्यूट टू इन। ठीक है, संरचना बना के देख लो, ये है सी डबल बॉन्ड सी, ये लो जी, कुछ भी हो हमें ये संरचना बनानी है, बाकी चीजें इसमें आ जाएगी। तो ब्यूट टू इन की बात करो तो इसका मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH3 जुड़ गया और यहाँ पे भी क्या जुड़ गया, CH3, और यहाँ लगा दो H और H। तो ये ब्यूट टू इन हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कहते हैं कि इसके इस रूप के अलावा एक दूसरा रूप भी संभव है। कौन सा है? C डबल बॉन्ड C, CH3 और H और CH3। अब देखो, अगर दोनों कार्बन के समान समूह समान दिशा में है तो उसे बोलेंगे समपक्ष, और समान समूह विपरीत दिशा में तो क्या बोलेंगे, विपक्ष। तो ये तो आपका हो गया समपक्ष, जिसे बोलते हैं सिस, और ये हो गया विपक्ष, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ज्यामितीय समरूपता कितने रूप दर्शाती है, 2, सिस और ट्रांस। तो बताइए ब्यूट टू इनका समझ में आ गया, समान समूह समान दिशा में सिस, समान समूह विपरीत दिशा में ट्रांस। दूसरा 1,2 डाइक्लोरो एथीन, 1,2 डाइक्लोरो एथीन, सेम वही सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अब 1,2 डाइक्लोरो एथीन है तो यहां H लगा दो, यहां H लगा दो, और यहां पे लगा दो Cl और Cl। तो ये तो हो गया सिस, और यहाँ पे Cl और Cl, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, H और H। तो ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन का कौन सा हो गया, ट्रांस। तो ब्यूट टू इन दर्शाता है, 1,2 डाइक्लोरोएथेन दर्शाता है। ऐसे तुम खूब सारे बना सकते हो, 1,2 डाइक्लोरोएथेन है, 1,2 डाई ब्रोमोएथीन है, 1,2 डाई आइडोएथीन है, कुछ भी बना लेना। ठीक है ना। प्रोपीन के अंदर नहीं दर्शाई जाती। अगर आप प्रोपीन लोगे ना तो एक कार्बन पे, ठीक है ना, जैसे अपन प्रोपीन का देख लें एग्जांपल कि प्रोपीन दर्शाता है नहीं दर्शाता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जो कार्बन आप बढ़ा रहे हो C डबल बॉन्ड C बढ़ा, वो देखो C डबल बॉन्ड C, एक तरफ आ गया CH3, एक तरफ आ गया H और H और H। एक कार्बन के दोनों समूह क्या हो गए, समान हो गए ना, इसलिए ये नहीं दर्शाता।
ठीक है, तो आपके पास दो एग्जांपल आ चुके हैं जो दर्शाते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखो। तो तीसरा जो एग्जांपल है ना वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आगे गड़बड़ करेगा तुम्हारे। नाम है ब्यूट टू इनोइक अमल। ब्यूट टू इनोइक अमल। ब्यूट टू इनोइक अमल संरचना देख लो क्या होती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। ब्यूट टू इनोइक अमल ये वाला भी क्या करता है, सिस और ट्रांस संभाव्यता दर्शाता है। कैसे संरचना बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, ये लो जी, C डबल बॉन्ड C। अब देखो जी, इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, तो ये लो जी हमने यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ क्या लगा दिया H। और इस कार्बन के साथ एक H और एक COOH है, तो ये H और ये क्या आ गया COOH। तो कौन सा रूप आ गया, सिस रूप आ गया। इधर देखिए CH3 और H और COOH, तो एक कौन सा हो गया सिस और एक कौन सा हो गया बेटा ट्रांस। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो सिस और एक ट्रांस। ठीक है, अब देखो जी, ये जो सिस है, सिस सिस के साथ नाम लगा देना आइसो। तो ये तो होता है आइसो क्रोटोनिक अम्ल। ध्यान रखना ये क्रोटोनिक अम्ल के नाम से ही आता है। तो आइसो क्रोटोनिक अम्ल, और ये वाला क्या कहलाता है, क्रोटोनिक अम्ल। अगर तुम्हारी याद है एल्डोल संघनन, तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं एथेनॉल का एल्डोल संघनन करते हैं तो लास्ट में क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है। ये वाला बनेगा यहाँ CH2, तो उसे बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। और क्रोटोनेल्डिहाइड का अम्ल बन गया तो क्रोटोनिक अम्ल बन गया। तो अगर ट्रांस है तो नाम होगा क्रोटोनिक अम्ल, और सिस है तो क्या होगा आइसो। ध्यान रखना ये आइसो एलो इस प्रकार के फालतू के जो शब्द होते हैं ना वो हमेशा सिस के साथ लगते हैं। कल को तुम्हें गड़बड़ हो जाए ना कि आइसो कौन सा है, तो ध्यान रखना फालतू की चीजें किसके साथ लगती है, सिस के साथ। क्योंकि जब समान समूह समान दिशा में रहेंगे तो कोई ना कोई व्याधि हो जाएंगे, उनकी कब्जी हो जाएगी। और आपको पता है कि ऐसी स्थिति आने के बाद ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो जहां भी कोई फालतू का नाम लगा हो वो हमेशा क्या होता है आइसो, क्या हो वो सॉरी सिस। ठीक है ना, जैसे क्रोटोनिक अम्ल है और एक है आइसोप्रोटोनिक अम्ल, तो कल को कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा सिस होगा। तो ध्यान रखना फालतू की चीज किसमें लगी हुई है भाई, ये भी क्रोटोनिक अम्ल है, ये भी क्रोटोनिक अम्ल है, फालतू का क्या है आइसो, तो सिस के साथ है। जैसे एक होता है सिनेमिक अम्ल, क्या होता है सिनेमिक अम्ल, एक होता है एलो सिनेमिक अम्ल। तो एलो फालतू आ गया ना, वो किसके साथ होता है सिस के साथ। तो फालतू किसके साथ होता है सिस। सिस समान समान जगह बैठोगे तो फालतू की बात करोगे, ठीक है ना। तो समान समूह एक साथ बैठेंगे तो फालतू की बात करेंगे, तो बस फालतू की चीजें। तो ये बताइए ये तीन एग्जांपल क्लियर हुए। ये सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, इनको सिस और ट्रांस नहीं बोलते, है सिस और ट्रांस। लेकिन पेपर में क्या पूछा जाएगा, ऐसे नहीं कहेगा कि सिस ब्यूट टू इनोइक अम्ल और ट्रांस ब्यूट टू इनोइक अम्ल की प्रॉपर्टी बताइए। वो क्या कहेंगे आइसोक्रोटोनिक अम्ल और प्रोटोनिक अम्ल की प्रॉपर्टी बताइए। तो बताओ समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो ये लो जी आपके तीन एग्जांपल हो गए। तीन एक और बता देता हूं क्योंकि आगे फिर बार बार मेरे को बताने नहीं पड़ेंगे। इनको एक तरफ आप लिख लेना, ठीक है ना। ये 6 एग्जांपल या 5 एग्जांपल है, इनको एक तरफ लिख लेना क्योंकि हर प्रॉपर्टी में जब तक ज्यामिति संभाव्यता चलेगी ये आएंगे बार बार। आज तो लगता है कि क्लास का टाइम ज्यादा होगा क्योंकि लगता है 30 मिनट तो हो चुके हैं। 30 मिनट के आसपास हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। तीन हो गए ना, चौथा एग्जांपल। चौथा है ब्यूट टू इन डाइओइक अम्ल। ब्यूटीन सॉरी ब्यूट टू इन डाइओइक अम्ल। अब डाइओइक अम्ल है, इसका मतलब पहले भी क्या है COOH, फिर आ गया CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ये लो ब्यूट टू इन डाइओइक अम्ल। अब इसके दो रूप बनाते हैं क्योंकि हमें हर चीज को शुरू कैसे करना है, उसी से इसी से करना है। किससे करना है बेटा, C डबल बॉन्ड C। ये लो जी ये है बेसिक रूप C डबल बॉन्ड C। देखो सबसे पहले क्या करते हैं,
हमें पता है कि इस कार्बन के ऊपर एक COOH और एक H है, इसके ऊपर भी एक H और एक क्या है COOH, ठीक है ना। तो चलो लगा दो, इधर लगा देते हैं अपन COOH, और यहां भी क्या आ गया COOH, H और H। बताइए कौन सा रूप आ गया सिस। और इधर लगाओ COOH, H और H, कौन सा रूप आ गया ट्रांस। तो देखो जी, ये जो ब्यूट 2 इन डाइओइक अम्ल है, इसके भी सिस और ट्रांस रूप को कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता। इसके सिस रूप को बोला जाता है मैलेइक अम्ल। क्या बोला जाता है? मैलेइक अम्ल। और इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल, ये तुम्हें याद रखने हैं, गड़बड़ हमेशा करेंगे, ठीक है ना। सिस हमेशा क्या होता है मैलेइक। मैलेइक क्या होता है सिस, जिसमें समान समूह क्या होते हैं समान दिशा में, और फ्यूमेरिक क्या होता है ट्रांस, इसमें समान समूह क्या होते हैं विपरीत दिशा में। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिनेमिक अम्ल का। सिनेमिक अम्ल का, ठीक है ना। करना कुछ ही नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया कि नहीं हो गया। इधर भी क्या कर दो सी डबल बॉन्ड सी, हो गया। अब देखो जी, ग्रुप क्या है COOH है, C है, डबल बॉन्ड है, फिर C है, फिर COOH है। अगर मैं इस COOH की जगह CH3 कर दूं तो ये क्रोटोनिक अम्ल की कैटेगरी में चला जाएगा, और इसकी जगह C6H5 कर दूं तो क्या बन जाएगा सिनेमिक अम्ल। क्या बन जाएगा सिनेमिक अम्ल, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग लगा दो। क्या लगा दो बेंजीन रिंग, या C6H5 एक ही बात है। और इधर तुम्हारा क्या आएगा COOH, ये क्या आ गया H, और दूसरे में क्या करना है उल्टा करना है COOH, अब की बार C6H5 नीचे चला गया H और H, ठीक है ना। तो ये हो गया सिनेमिक अम्ल। क्या हो गया सिनेमिक, लेकिन वही गड़बड़, इसके सिस रूप को तो क्या बोलते हैं एलो सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा एलो सिनेमिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं सिर्फ सिनेमिक अम्ल। और मैंने आपको पहले ही कहा था फालतू की चीजें कहां लगती है सिस के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एलो सिनेमिक अम्ल सिस है, मैलेइक अम्ल सिस है, आइसोक्रोटोनिक अम्ल सिस है, सिनेमिक अम्ल ट्रांस है, फ्यूमेरिक ट्रांस है, और क्रोटोनिक क्या है ट्रांस है। ये 5 एग्जांपल याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी तक ज्यामितीय समवेता में यही चलेंगी। तो बताइए जी ज्यामितीय समवेता समझ में आई, सिस और ट्रांस समझ में आए, ठीक है ना। इसको देख लो। हाँ जी, अब आती है आगे ऑक्जिमो में ज्यामितीय समवेता। देखो मैंने बीच में वीडियो रोक के एक बार लिख दिया था ताकि ज्यादा टाइम खराब नहीं हो। ऑक्जिमो में ज्यामितीय समवेता, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो ऑक्जिम होता क्या है। आपने एक नाम सुना होगा कंपाउंड हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या होता है हाइड्रोक्सिल एमीन H2OH। और यदि इसकी अभिक्रिया करवाएं एल्डिहाइड से या कीटोन से, एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो किसका निर्माण होता है ऑक्जिम का। देखो किस प्रकार से होता है, ये C आएगा डबल बॉन्ड N, क्योंकि H2 निकल जाएगा और एक तरफ जुड़ जाएगा H, और 2 वैलेंसी है, इधर R या H आ सकता है, R या R आ सकता है, तो इसे बोलते हैं ऑक्जिम। जब हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है ऑक्जिम। एल्डिहाइड का एल्डोक्जिम, कीटोन का कीटोक्जिम। क्लियर है। तो देखिए जी, इनमें जो समवेता पाई जाती है उसका नाम होता है सिनोर एंटी। वहां तो होती है सिस ट्रांस, और यहाँ क्या होती है सिनोर एंटी। ध्यान रखना, सिस और ट्रांस की जगह क्या होती है सिनोर एंटी, ठीक है ना। देखो क्या होता है, ये है कार्बन, वैसा का वैसा समझेंगे जैसे अपन ने एल्केनो में पढ़ा था। कार्बन पे 2 ग्रुप है, एक ए और एक क्या है बी है। और नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है OH और एक होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। ध्यान रखना, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन युग्म। इन्होंने क्या है इस ग्रुप को माना है बड़ा, ये क्या है बड़ा। तो अगर ये बड़ा है तो OH क्या हो गया छोटा हो गया कि नहीं हो गया। भी आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को बड़ा मान रहे हो तो दूसरा जो ग्रुप है OH वो अपने आप छोटा हो गया कि नहीं हो गया। और इधर कार्बन पे 2 ग्रुप है, अगर दोनों समान होंगे तो नहीं दर्शाएगा, इधर वाले तो समान हो ही नहीं सकते क्योंकि एक OH और एक इलेक्ट्रॉन युग्म फिक्स है। और इधर क्या होगा एक बड़ा और एक छोटा। अब देखो जी, यदि छोटा छोटे की सीध में आ जाए तो नाम हो जाएगा सिन, और छोटा बड़ा सीध में आ जाए तो क्या हो जाएगा एंटी, ठीक है ना। इसको यहां देखना, इधर देखो जी, इसमें देखेंगे ये जो है कार्बन का ये छोटा ग्रुप है कि नहीं है स्मॉल, और ये वाला क्या है बिग,
इस कार्बन पे दो ग्रुप है, स्मॉल और बिग। अब नाइट्रोजन के साथ हम एक ही दिखाएंगे, इधर भी एक ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म तो दिखाया नहीं जाता है, और वो युग्म क्या होता है, बड़ा। तो ये वाला क्या हो गया, स्मॉल हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अगर ये स्मॉल ग्रुप है तो स्मॉल स्मॉल हो गया, तो इनका नाम क्या हो गया, सिन। छोटा छोटा एक सिन में क्या हो गया, सिन। और अब देखो जी, ये तो स्मॉल ग्रुप था और ये स्मॉल, अपोजिट आ गई कि नहीं आ गई, तो नाम क्या हो गया, एंटी। ऐसे याद रखना, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, ठीक है ना। यानी अगर OH छोटे ग्रुप की तरफ हो तो सिन है, और OH बड़े ग्रुप की तरफ हो तो क्या होता है, एंटी। अब ये एसिटैल्डिहाइड का ऑक्जिम है, तो इसे बोलते हैं एसिटैल्डोक्जिम। क्या बोलेंगे बेटा, एसिटैल्डोक्जिम, एसिटैल्डिहाइड प्लस ऑक्जिम, एसिटैल्डोक्जिम, ठीक है ना। ये बेंजल्डिहाइड का है तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डोक्जिम, बेंजल्डोक्जिम, ठीक है ना। यहां देखो जी, H छोटा है, OH H की तरफ है, तो ये तो क्या हो गया, सिन। इधर ये बड़ा ग्रुप रहेगा नहीं है। अब ये OH बड़े ग्रुप की तरफ है, तो नाम क्या हो जाएगा, एंटी। ये है ऑक्जिमो की ज्यामितीय समवेता। ध्यान रखना, ऑक्जिमो में दो ही प्रकार की ज्यामितीय समवेता पाई जाती है, सिन और एंटी। समान समूह है समान दिशा में सिन, समान समूह विपरीत दिशा में एंटी। अब समान वाला याद क्या रखोगे, ये याद रखना कि नाइट्रोजन का OH जो होता है वो होता है छोटा। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन होता है, युग्म। अब यह युग्म दर्शाते नहीं है, तो इतना याद रखना कि जब OH छोटे समूह की तरफ हो तो सिन, क्या याद रखोगे, OH स्मॉल ग्रुप के साथ तो सिन, और OH बिग ग्रुप के साथ तो क्या होता है, एंटी। बस ये ध्यान रखना। ये है आपकी ऑक्जिमो में ज्यामिति समवेता। एग्जांपल देख लो, इसके दो ही एग्जांपल चलते हैं। हाँ जी, ऑक्जिमो में समवेता के बाद अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो करते हैं गुणधर्म की, क्योंकि अपना जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहते हैं कि ज्यामितीय समवायों के गुणधर्मों को विस्तार से समझाइए। ये भी मैंने आपको पढ़ा लिया था, टाइम खराब ना हो, ठीक है ना। तो देखो, ज्यामितीय समवायों के गुणधर्मों को समझाना है, पहले देख लो हमने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हमने जो लिखा है, ये लिखा है अपन ने ब्यूट-टू-इन। पहला एग्जांपल क्या लिया बेटा, ब्यूट-टू-इन, आपकी संरचना पूरी पड़ी हुई है। दूसरा जो अपन ने एग्जांपल लिया है वो कौन सा लिया है, ब्यूट टू इन डाई कमल। ये वाला क्या लिया अपन ने, सिनेमी कमल का, और ये क्रोटोनी कमल का, या ब्यूट टू इनोइक अमल का। अब देखो, इनके ऊपर के रूप सिस है, नीचे वाला ट्रांस है। ब्यूट टू इन का सिसो ट्रांस, ब्यूट टू इन डाई कमल का सिसो ट्रांस, सिनेमी कमल का सिसो ट्रांस, और क्रोटोनी कमल का सिसो ट्रांस। ध्यान रखना, ये क्रोटोनी कमल जो है 4 नंबर, ये सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, बाकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। सबसे पहले जो गुण पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, या कौन सा गुण पढ़ते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। समझ लेना, यहाँ पे देख लेना, द्विध्रुव आघूर्ण। सुनो, अगर अपन CH3 की बात करें तो बंद के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और इधर बंद के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। इसमें देखो, ये खींचेगा और ये खींचेगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है, सिस रूप में क्या है, समान समूह समान दिशा में है, तो इनका जो प्रभावी है वो क्या होगा, किसी न किसी दिशा में। अगर इनका प्रभावी है तो इस दिशा में प्रभावी द्विध्रुव पैदा होगा कि नहीं होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो क्या कहता है कि सिस रूप में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है अधिक, और ट्रांस का होता है कम या 0। ट्रांस का क्या होता है, कम या 0। तो सिस, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बेटा, अधिक, इसका क्या होगा, 0। इसमें देखो, ये कहता है कि हम इधर लेके जाएंगे, ये कहता है कि इधर खींचेंगे, तो इधर प्रभावी हो गया। इसमें ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इसका तो क्या हो गया, अधिक, और इसका क्या हो गया, 0। सिस का अधिक, ट्रांस का 0, सिस का अधिक, ट्रांस का 0। सिस ये कहता है कि इधर खींचेंगे, ये कहता है इधर खींचेंगे, तो क्या हो गया बताओ, अधिक, इस दिशा में हो गया कि नहीं हो गया। ये कहता है इधर और ये कहता है इधर। अब 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो अधिक और कम, अधिक और 0, अधिक और 0, अधिक और कम, ठीक है ना। सामान्य 3 एग्जांपल को ध्यान रखना, इन 3 एग्जांपल में एक जैसी चीजें होती हैं, लेकिन इसकी बात करो, CH कहते हैं कि इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये कहता है कि इधर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें और इसमें ग्रुप में अंतर है। कार्बन से जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो या तो समान थे या समान प्रकृति के थे, यानी CH3 और CH3 समान थे, CH और CH क्या थे, समान थे। CH
COOH और C6H5 समान प्रकृति के थे, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ये भी खींचने वाला है, लेकिन ये अलग अलग प्रकृति के आगे। COOH तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन खींच लेगा और इसके ये खींच लेगा। इस स्थिति में देखो ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर लेके जा रहा है, यहाँ क्या है, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, बताओ एक दिशा में आगे कि नहीं आगे, तो यहाँ कम और क्या होगा, अधिक। बेटा एक प्रश्न तुम्हारा यहां से आएगा, वो पूछेगा कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, किसका कम होता है। तो सामान्य परिस्थितियों में सिस का अधिक होता है, ट्रांस का शून्य या कम होता है, लेकिन किसके लिए ब्यूट टू इनोइक अम्ल में किसका होता है, सिस का कम होता है, ट्रांस का क्या होता है, अधिक। ये हर चीज में अलग करेगा। अब सिस का नाम क्या हो गया, आइसोक्रोटोनिक अम्ल, और इसका क्या हो गया, क्रोटोनिक अम्ल। तो बताइए जी द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, आइसोक्रोटोनिक अम्ल का कम होगा और क्रोटोनिक अम्ल का ज्यादा होगा, और एलोसिनोमिक अम्ल का ज्यादा और सिनेमिक अम्ल का क्या होगा, कम। मतलब इधर के जितने भी एग्जांपल है ना, ये सब एक जैसे है, या तो समान ग्रुप है या समान प्रकृति के ग्रुप है, और यहाँ क्या हो गया, अलग प्रकृति का आ गया। ग्रुप दोनों अलग अलग है, अलग अलग तो यहाँ भी है, लेकिन प्रकृति समान होगी, यहाँ प्रकृति भी क्या होगी, अलग अलग है। तो ध्यान रखना, ब्यूट टू इन, सिस का अधिक, ट्रांस का कम। ब्यूट टू इन डायोइक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, मैलेइक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूमेरिक अम्ल। तो मैलेइक का अधिक, फ्यूमेरिक का कम। एलोसिनेमिक का अधिक, सिनेमिक का कम। आइसोक्रोटोनिक का कम और क्रोटोनिक का अधिक। ये वाली तुम बात याद रख लेना, ये पहली प्रॉपर्टी आ चुकी है बेटा, पहला गुणधर्म आ चुका है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण सामान्यतया सिस के अधिक और ट्रांस के शून्य या कम होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होगा, हर गुण में क्या होगा, उल्टा। पहला क्लियर हुआ। चलो दूसरा गुण देखते हैं, गलनांक ओब्लिक क्वथनांक। भूल के भी द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे गलनांक क्वथनांक की गणना मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। गलनांक और क्वथनांक इनके विन्यास पे निर्भर करता है, इनके वांडरवाल बंधों पे निर्भर करते हैं। जब हम इसको लेते हैं सिस को, तो सिस को सिस के साथ व्यवस्थित करोगे ना, तो समान समूह समान दिशा में आने के कारण ये एक दूसरे के निकट व्यवस्थित नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, निबिड़ संकुलन नहीं होता, लेकिन ट्रांस जो होता है उसमें कैसा पाया जाता है, निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन होने के कारण ये एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं, ठीक है ना। जितने भी ट्रांस है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, निकट, और एक दूसरे के निकट रहेंगे तो नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो वांडरवाल बंध कैसे होंगे, प्रबल। तो ध्यान रखना, ट्रांस के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और सिस के क्या होते हैं, निम्न। तो इसका क्या हो गया, कम, और इसका क्या हो गया, अधिक। इसका क्या हो गया, कम, और इसका क्या हो गया, अधिक। इसका क्या हो गया, कम, और इसका क्या हो गया, अधिक। क्या ये इनकी जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं करता। तो इसका क्या होगा, अधिक, और इसका क्या होगा, कम। ये उल्टा हो गया। अब इस पद को ध्यान रखना, सामान्य इन तीनों के अंदर ट्रांस वाले के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और सिस वाले के क्या होते हैं, निम्न होते हैं। कितना मान होता है याद नहीं रखना, कम और ज्यादा याद रखना, ठीक है ना।